Namaste, Sat Shri Akal, good afternoon. I, Parul Pachar, a student of Prince Civil Services, is here to host today's talk show with IRMS Akansha ma'am. Ma'am, you are really inspiring to us. Like initially you was an IITian, but then you switched to UPS, you prepared for that and eventually cleared it also. Congratulations ma'am. Thank you. With this, there are some of our students who are also preparing for civil services. So they are really curious about the journey of this exam and your experience in it. So first of all, I would like to introduce to you Mansi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. First of all, I would like to present few lines to you. कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, घुमरा तो वो हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं. मैम, माई क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन प्रेजेंट एन इफेक्टिव वे फॉरवर्ड फॉर द कंक्लूजन ऑफ मेन्स आंसर. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मुझसे बात करना चालू करी, हमें इंट्रोड्यूस और कंक्लूड दोनों ही ऐसे करना है एकदम कैची तरीके से. एंड इसमें अगर हम थोड़ी मैच्योरिटी और ले आएँ, जैसे कि हम कुछ किसी लीडर्स के कोट्स को अगर यूज़ करें, मतलब आप नॉट लाइक शायरी पढ़ से, बट अगर हम किसी लीडर्स के कोट्स को यूज़ करें, कमिटी के नाम यूज़ करके उनके किसी पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को यूज़ करें, और कुछ ऐसी बातें जो यूनिवर्सली ट्रू हैं, जैसे कि हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन बातें करें, जैसे कि DPSP के लाइंस को एज इट इज़ याद करके लिखें, तो हम एक बहुत अच्छा कंक्लूड कर सकते हैं. कोट्स आर एन एक्सीलेंट वे टू कंक्लूड इवन इन नॉट जस्ट इन GS. इनफैक्ट ऐसे एथिक्स वगैरह में भी हम कोट्स को इज़ अ मस्ट यूज़, आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए. और फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा जो पर्टिकुलर थ्योरिस्ट होते हैं हर डिसिप्लिन के, जैसे अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के कुछ कुछ नाम आते हैं वो अगर हम याद कर पाएँ, ग्रैनविल ऑस्टिन है जैसे, और अगर हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो KM पन्नीकर, कुछ सोशलॉजिस्ट का, हिस्टोरियन का नाम याद कर लिया, तो उससे हम उनके भी किसी बात को कंक्लूजन में लिख सकते हैं. तो अगेन अ कैची वे से अगर हम ख़त्म करेंगे आंसर, इससे ऑफ कोर्स जो इन्विजिलेटर होगा उसका ऐसा ध्यान आकर्षित होगा. और अगर हम इसमें एक मैच्योरिटी भी लाएंगे बाय कोटिंग समबडी, तो दैट इज़ गुड. बेसिकली अपनी बातें ना करके कुछ कोट कर दें अगर, एक कैची तरीका, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड कंक्लूजन. थैंक यू मैम. Thank you ma'am. We will surely do this next time when we will be doing the answer writing. Next, Chaitanya would like to ask a question from you. Chaitanya. Radhe Radhe ma'am. राधे राधे. It's me Chaitanya from BS second year. I want to ask a question, and my question is like this. Most of the syllabus of the UPSC is from humanities, and the selections were from science background like IITians as you. So what is the difference between the mindset and strategy of the humanities student and an IITians? सो मुझे नहीं लगता कि IITians का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है. आई थिंक ऐसा कुछ बहुत मेजर चंक IITians नहीं होंगे, लेकिन येस जो ये ज़रूर एक ट्रेंड है कि मोर IITians आर नाउ अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. पहले इतना अपियर नहीं करते थे. बट अगेन अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड का कुछ अगर टेक अवे दे पाऊँ, तो इंजीनियर्स का अगर कुछ अलग होगा तो वो इंजीनियरिंग माइंडसेट होगा. और इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या होता है कि जो वो बोलते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक इंक्वायरी करने की ना एक प्रिंसिपल, कि किसी भी चीज़ को एकदम ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, मतलब कि उसको एकदम बॉटम तक तोड़ के आप जस्ट थिंक अबाउट वेरी बेसिक लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब एक ये साइंटिफिक माइंडसेट होता है, किसी चीज़ को प्रूफ करके उसकी इंक्वायरी करना. ऐसा बोलते हैं ना, साइंटिफिकली आप चीज़ों को तब तक नहीं मानोगे जब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते, राइट. साइंस में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ों को प्रूफ कर लेते हो. तो अगर व्हाट इंजीनियर्स वुड डू डिफरेंटली ना, दे विल यूज़ दिस. आप चीज़ों को तब तक समझोगे जब तक आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी ना मिल जाए, बिकॉज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं साइंस स्टूडेंट्स. कुछ एविडेंस मिलता है उसके आधार पर. तो दिस इज़ बेसिकली अ फिलॉसफी आई एम जस्ट शेयरिंग, कि आप चीज़ों को तब तक समझो जब तक आपको एकदम ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी ना मिल जाए. या फिर मान लो कुछ चीज़ अगर कुछ इफ़ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो,
तो you don't have to believe in the concept until you understand it very well. So this is just a engineering philosophy I'm sharing. Otherwise, I don't think engineers would not be a major chunk. IITians would not be a major chunk. Engineers in general, graduates मुझे लगता है ज़्यादा हैं, तो engineers ज़्यादा होंगे. But humanities तो मैंने आपसे जैसा पहले भी कहा है, I am sure you have an edge because आप पहले से पढ़ रहे हैं. तो अगर अगेन आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करोगे ना, दिस इज़ बेसिकली साइंस का तरीका, नेचुरल साइंस का, अ सिस्टमैटिक स्टडी दैट विल श्योरली हेल्प. Thank you, ma'am. Ma'am, I myself would like to ask you a question from this question only. Like you said that as we have humanities, we have an edge over others. So how did you manage this? Like it would have been difficult for you to like remember dates in history because you have maybe really rational mind because you studied science for a long time. Yes. So how you did that? So I feel कि हो सकता है ये कभी कभी एडवांटेज भी हो कि कुछ नहीं पढ़ा आज तक, पढ़ने बैठे तो एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हो सकता है एडवांटेज भी हो. बट जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है. मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ ऐसे डेट्स वगैरह या आर्टिकल्स भी इनफैक्ट याद करने में, क्योंकि मुझे इसे याद करने वाली हैबिट नहीं थी. हमारा जो अभी तक का पैटर्न था वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, यू डिराइव थिंग्स, इस तरह की चीज़ें होती थी. बट अगेन वही होता है ना, अगर किसी चीज़ को बार बार पढ़ो तो आपकी वो मेमोरी में आता है. तो आई थिंक फॉर मी दैट वर्कड. जैसे पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, उसको कितनी बार पढ़ना पड़ता है तब जाके आपको उसकी स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स याद होते हैं. एंड आपको एक्चुअली एज इट इज़ लिखना पड़ता है. जैसे कैग के लिए बोलेंगे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये सब आपको एज इट इज़ याद रखना होता है. फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, ये सब आपको एज इट इज़ टर्म्स याद रहने होते हैं. तो आई थिंक नंबर ऑफ टाइम्स जो बार बार बढ़ाना पड़ेगा ना, दैट हेल्प्स. आपको भी वही करना होगा. बट येस, सिंस आप अभी से ही करोगे तो आपको एक अच्छी मेमोरी रहेगी. Thank you, ma'am. Now, next in the row is Soumya. Ma'am, Soumya would like to ask you a question. Soumya. नमस्ते मैम, माई सेल्फ सौम्य. मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन एथिक्स एंड एसे से रिलेटेड है. लाइक सभी बोलते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशोलॉजी काफ़ी ओवरलैप करते हैं एथिक्स एंड एसे के सिलेबस से. तो हाँ, हमें इन दोनों को साथ में अप्रोच कैसे करना चाहिए? सो एक से देखो बहुत डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि जो एथिक्स होता है वो किसी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं. एक बार आप सोशलॉजी को समझ लेते हैं अगर हम लोग, कि आप सोशलॉजी में, जैसे मेरा थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी की वजह से मुझे सोशलॉजी का थोड़ा पता है. जैसे यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ विमेन इन दिस सोसाइटी, यू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सब आपको जैसे जानकारी है. तो इससे आपको ये पता होता है कि एथिक्स के लिए बात करें तो कि इस सोसाइटी के किस तरह के वैल्यूज़ हैं. तो उस तरह के वैल्यूज़ से, प्रिवेलिंग वैल्यूज़ से, स्टैंडर्ड से आप एथिक्स की रीजनिंग कर सकते हो कि कोई चीज़ बेसिकली वाई समथिंग इज़ मोरल, वाई समथिंग इज़ इमोरल. जैसे कि कुछ आज भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैरिटल रेप है, वो हमारी सोसाइटी में एथिकली लॉ, एज अ लॉ इट्स नॉट रॉन्ग, उसके खिलाफ अभी लॉ नहीं बना है. वाई? बिकॉज ये सोशलॉजी की बात होएगी, ये आपके सोशलॉजी में आ सकता है कि वाई मैरिज इतनी सैक्रोसेंक्ट क्यों है कि उसमें हम रेप जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं. बिकॉज इट्स अ सैक्रोसेंक्ट, ये हमारे सोसाइटी की बातें हैं, सोसाइटी कल्चर की बात है. तो इस तरह से आप सोशलॉजी से एथिकल रीजनिंग कर सकते हो. और ऐसे में तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में ना आपको लिबर्टी मिलती है कुछ भी सोच पाने की. ऐसे में आप कुछ भी लिख सकते हो. तो ऐसे में आपका सोशियोलॉजी हो और कोई भी ऑप्शनल हो ना, आपका पर्सनल, आप उसको वो यूज़ कर सकते हो और वो आपको एक यूनिक डायमेंशन देगा. जैसे मैं एंथ्रोपोलॉजी की बातें भी ऐसे में कभी कभी लिख देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हर कोई तो नहीं लिख पाएगा, ये एंथ्रोपोलॉजी के कम ही स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से भी कुछ लिख पाएंगे. तो आप सोशलॉजी हो, वो भी आप ऐसे यूनिक, आपके जो भी आप पढ़ोगे ना आगे जाके, सब यूनिक ऑप्शनल आप अपने ऑप्शनल की बातें आप ऐसे में डाल सकते हो. और सोशलॉजी एथिक्स तो हाँ बताइए. Thank you, ma'am. Now, Ayushi would like to ask you a question. Ayushi. Good afternoon, ma'am. Ma'am, what is relevance of meditation in our UPSC journey?
वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ना एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्पेशली सुबह सुबह। मतलब वो स्टार्ट तो हो जाती है एक रात पहले से, लेकिन सुबह सुबह बहुत होती है। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा ट्रेन कर देते हैं ना स्टेबल रहने की, जो मेडिटेशन का मोटिव होता है आपका मन स्थिर रहे, भागे नहीं इधर उधर, तो वो उस दिन सुबह बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप थोड़ी एंग्जाइटी कम कर सकते हो अपनी, और साइकोलॉजी के चक्कर में आपका एग्ज़ाम नहीं बिगड़ता फिर। और अदरवाइज़ ना ये इनफैक्ट पता है, आपकी अगर आप पढ़ाई बड़ा सिंसियरली करोगे ना, जैसे लंबे घंटे पढ़ने पड़ते हैं, दिन में कम से कम 8-10 घंटे तो पढ़ रहे हैं, तो इसमें ना ये भी बड़ी मेडिटेटिव प्रोसेस है। आपका मन इधर उधर भाग नहीं रहा है, आप जहाँ पढ़ रहे हो उस पर ध्यान है। और अगर नहीं है तो इसको अचीव करना चाहिए। मान लो अगर हमारा ध्यान है फ्रीक्वेंट मोबाइल चेक करने में, तो ये गलत है, ये मेडिटेशन नहीं हुई, मतलब ये पढ़ाई भी नहीं हुई वैसे तो हमको मोबाइल जैसे इवन पढ़ते टाइम आपको ध्यान एकत्रित करना चाहिए जिस किताब में, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब यूपीएससी में तो इससे क्या होगा कि आप नॉलेज भी बड़े सिस्टमैटिकली अपने दिमाग में डालोगे, आप केवल रटोगे नहीं, आप समझ के चीज़ें करोगे, तो एग्ज़ाम में आप आंसर्स भी अच्छे लिख पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ाई इतने ध्यान से करी होगी कि आपने यहाँ पे अच्छे आंसर्स लिख पाए। तो ऑफ कोर्स आपका सक्सेस में भी हेल्प करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंग्जाइटी बहुत कंट्रोल होती है मेडिटेशन से। और भी चीज़ें जैसे ना अपनी, सिंस बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं ना, क्योंकि पढ़ रहे हो आप, तो ये तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सबको ही मोस्टली मैंने सुना है, अगर आप ऐसे लॉन्ग सिटिंग कर रहे हो आपको बैक पेन होएगा, नीचे देख रहे हो आपको नेक पेन होएगा, बिल्कुल होता ही है, मतलब सबको हुआ है। तो मेरे को ऐसे फॉर 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि मुझे ऐसा बैक पेन के चक्कर में कुछ मेडिटेशन के साथ और योगा भी करना पड़ रहा था टू एंश्योर कि ऐसे दिक्कत ना हो फाइनल डे के दिन। तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे अगर आपको ऐसे ध्यान एकत्रित करना आता होगा तो। थैंक यू मैम। किताबों के साथ यूपीएससी के लिए हमारा बेस्ट मेडिटेशन हो सकता है ना। ओके, सो नाउ मोनू वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मोनू। नमस्कार मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको जो अभी आपकी वर्तमान पोस्ट है IRMS, तो ये आपको रैंक वाइज मिली है या फिर प्रेफरेंस वाइज? अगर आपको रैंक वाइज मिली है तो क्या आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में एक बेहतर पोस्ट के लिए ट्राई करोगे, या फिर आपने इसको प्रेफरेंस दी है तो आपने IRMS को ही प्रेफरेंस क्यों दी? मैंने तो ये प्रेफरेंस में डाला था, दिस इज़ माय रैंक अलॉटमेंट। सो आई ऑल्सो फॉलोड जो जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, IAS, IPS, रेवेन्यू एंड देन रेलवेज़ आई पुट। तो रेलवेज़ इतना ऊपर इसलिए भी रखा था, मतलब ये होती है 23 सर्विसेज की लिस्ट, बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, डिफेंस एस्टेट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, पोस्टल सर्विस, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, तो देयर आर 23 सर्विसेज। तो मैंने इसको आफ्टर रेवेन्यू सर्विसेज रखा था। उसका ये रीज़न था बिकॉज़ रेलवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी अच्छा है, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी पब्लिक यूटिलिटी भी है। अपना काफ़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चक्कर में मैंने इसको रिलेटिवली इसको भी ऊपर रखा था। बट येस, इट इज़ माई, ऐसे देखा जाए तो इट वाज बिलो दैट। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ना देना डिपेंड करेगा मुझे टाइम कितना मिल रहा है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में टाइम बहुत कम मिलता है। समवेयर मतलब मैं दे सकती हूँ अगर समय मिल पाया तो। जैसे मेरे पास अपने वो बचे हैं अटेम्प्ट्स वगैरह, और मैं अभी बहुत ऐसे ये नहीं हुआ है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो अगर समय मिला तो दे सकती हूँ। पर मुझे फिर भी काफ़ी एक संतुष्टि है दिमाग में, ऐसा नहीं है कि ये मुझे ऐसा लगता हो कि ये सर्विस वैसी नहीं है जो मैं चाहती थी, ये डेस्क जॉब सर्विस नहीं है, ये कंप्यूटर लैपटॉप सर्विस नहीं है, इसमें भी बढ़िया पब्लिक इंटरफेस है कुछ हद तक, इसमें बहुत ऑफिस जॉब नहीं है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। इनफैक्ट इसके बारे में भी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड सोच रही हूँ मैं, जो है वो भी बहुत अच्छा हो। नमस्कार मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंटरव्यू के लिए आपने अपनी
पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल में क्या चेंज अडॉप्ट किए? सो इंटरव्यू मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिया था। कुछ लोगों को मैं कल बता रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिया था। तो ये मेरी अभी तक की जो लाइफस्टाइल थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पे मैनरिज्म वगैरह दो चीज़ें होती है इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट। एक मैनरिज्म होता है और एक आपका नॉलेज होता है, और एक थोड़ा साइकोलॉजी वाला पार्ट भी होता है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो तीन चीज़ें लगभग होती हैं। तो सबसे पहले की बात करें तो मैनरिज्म वो मेरे लिए थोड़ा सा चेंज था, बिकॉज़ मैं जिस कॉलेज से भी थी और जिस जॉब से भी थी वहाँ काफ़ी हायरार्कीज़ नहीं थी। वहाँ काफ़ी ऐसे लिबरल एटमॉस्फेयर था, और हायरार्की ना होना एंड यहाँ पे जो इंटरव्यूज़ है और ये जो गवर्नमेंट सर्विस है, दिस इज़ फुल ऑफ हायरार्कीज़। सो दिस वाज टू दैट एक्सटेंट कि हम अपने ऑफिस में भी अपने सब मैनेजर्स का, मैनेजर के मैनेजर का, इनफैक्ट फाउंडर का भी सबका नाम लेके बात करते थे। तो फ्रॉम दिस एटमॉस्फेयर आई हैव टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक न्यू सेट ऑफ मैनरिज्म सीखना है, प्रोफेशनल एटिकेट्स, जहाँ पे यू हैव टू कॉल पीपल सर एंड मैडम। सो दिस इज़ समथिंग आई लर्नड। आई हैव टू इंटेंशनली पुट इन माई हैबिट कि ऐसे बात करनी है। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी जो यहाँ पे अगेन इंटरव्यू में देयर इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज इन अ डिफरेंट सेंस। जैसे जीएस वगैरह में हम बुकिश पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इन करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं, बट यहाँ पे आपकी जो पर्सनल लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, आप किस शहर को बिलोंग करते हो, वहाँ आपने चीज़ें घूमी हैं आज तक कि नहीं, वो देखना चाहते हैं। आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी अच्छी है, आप कितने क्यूरियस एज अ पर्सन हो। तो मुझसे बड़े यूनिक क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज़ में यूजुअली, क्योंकि क्या होता था कि ग्वालियर बहुत हिस्टोरिक शहर है, एंशिएंट मिडाइवल टाइम की अच्छी हिस्ट्री है उसकी। तो वहाँ के आसपास के जो इलाके हैं, डबरा, मुरैना, सबके सवाल आते थे। तो ये सब वो है जो हम यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ते। तो ये सब एडिशनल चीज़ें आप नॉलेज गेन करते हो। इसके अलावा जो मैं थर्ड बता रही थी, फर्स्ट टाइम बेसिकली जब मल्टीपल अटैम्प्ट्स होते हैं ना, मुझे लगता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाता है। फर्स्ट टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, और जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ थर्ड अटेम्प्ट में, वो मेरा सेकेंड इंटरव्यू था। यहाँ मैं थोड़ी डरी हुई थी, ऑल्दो मार्क्स इसमें बढ़े, बट हल्का सा ये सब आपको करना होता है, साइकोलॉजी वाला पार्ट। यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, क्योंकि यहाँ पे ना आपको टेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट खोजते हैं कि आप बन सकते हो क्या। तो आप जो भी बोल रहे हो ऑफ कोर्स मीनिंगफुल, बट कॉन्फिडेंस से बात वगैरह करना, इन सब की प्रैक्टिस करनी हम लोग करते हैं मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह में जाके। और भी चीज़ें लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मिरर में देख के अपने आप से क्वेश्चंस को आंसर करो, इंट्रोड्यूस करो जैसे खुद को, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके देखो। फिर मॉक इंटरव्यूज़ वाले भी आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं ताकि आप देख पाओ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखते हैं। जैसे कभी मुझे एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी, कभी कभी मैं बात करते हुए ऐसे ऊपर देख रही थी। इस तरह की चीज़ें आप छोटी छोटी इन सब चीज़ों को रिफ़ाइन करते हो, एंड फाइनल इंटरव्यू के लिए अपने आप को ग्रूम करते हो। Thank you, ma'am. I will also try this mirror method that you told. Now, the next question will be asked by Bhumika. Good morning, ma'am. There is a statement of APJ Abdul Kalam. All birds find shelter during a rain, but eagle avoid rain by flying above the cloud. Problems are common, but attitude make difference. So, ma'am, my question is, how did you manage your problems in UPSC preparation? प्रॉब्लम्स मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो सबसे बड़ा आई थिंक आप लोग अग्री करोगे कि व्हाट वी फेस इज़ कि इस समय वो प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट लग रही होती है, और एग्ज़ाम लगता है कि 1 साल बाद है और प्रॉब्लम बड़ी लग रही होती है। बट एक चीज़ जो हमें खुद को समझानी होती है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम छोटी लगेगी और वो करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा लॉन्ग टर्म में। कभी कभार लाइफ में इतने बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जब बाद में हम उनको बैठ के हंस के बात कर सकते हैं कि अरे उस टाइम पे वो हो गया था, हाँ कैसे मुश्किल स्थिति से हम उभर कर आए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचा करो। मुझे लगता है एट दिस स्टेज
आप लोगों को ऐसे एक इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए समय का और आपके करियर गोल का। ये समझ लो कि ये समय मुझे उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मुझे उससे देना है। फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, मे बी उस मोमेंट वो बड़ी लगेगी, बट ऐसे लंबे समय के लिए सोचना और कुछ ना कुछ करके ना अपने आप को दूर करने की कोशिश, कुछ भी। जैसे कि ना मैं कल जिस बारे में बात करी थी, स्थित प्रज्ञ, ये गीता में कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया है कि ना टर्टल की तरह जब मुश्किल समय आता है तो टर्टल अपने सर को शेल के अंदर घुसा लेता है। वो सारे प्रॉब्लम से खुद को बचा के वेट करता है टिल द प्रॉब्लम क्रॉसेस, फिर वो बाहर निकल के अपनी जर्नी आगे बढ़ाता है। तो इसी तरह हमको भी ना जब प्रॉब्लम आए तो अपने आप को, इट्स एंटायरली इमोशनल स्किल कि अपने आप को प्रॉब्लम से दूर करना, कुछ भी करो। जैसे मैं बताती हूँ, कभी कभी मैं बात कर रही हूँ इमोशनली खुद को डील कैसे करें। तो कभी कभी मैं ऐसे डूडलिंग करने लगती हूँ कि एक बड़ा सा पेज उठाया, उसमें हम बस ऊपर से चालू हो गए, एंड तक कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिज़ाइन बना के भरेंगे, सर्कल करेंगे, लाइंस खींचेंगे छोटी छोटी। तो ये मुझे बस टेम्पररी उस प्रॉब्लम को ना सोचने का एक एस्केप है। जब तक मैं ये पेज ख़त्म करूँगी तब तक मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा लाइट ले चुकी होंगी। अब मैं थोड़ा और क्लियरली सोच पाऊँगी कि फॉर सम टाइम उस प्रॉब्लम को भूल के अपना जो मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ है, पढ़ाई, उसे कंटिन्यू करते हैं। और कभी ऐसे हमारे फैमिली मेम्बर्स भी उतना नहीं समझ पाते, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि मतलब आप लोग भी लॉन्ग टर्म में खुश होगे अगर मैं अच्छा कर पाऊँ करियर में, राइट? वो सब बहुत खुश होंगे। तो इस तरह से हमें एस्केप करना चाहिए प्रॉब्लम से, इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ करना चाहिए समय की। थैंक्स अ लॉट मैम। नमस्कार मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यूपीएससी जर्नी के टाइम फिजिकल फिटनेस को मैनेज कैसे करें? मुझे लगता है सुबह जल्दी उठ के ना आधे घंटे कुछ कर लेना चाहिए। आप लोगों का तो यहाँ कुछ होता होगा, सुबह अगर जिस भी टाइम यहाँ से चीज़ें चलती हैं उसके थोड़ा पहले उठ के रनिंग कर लो। कितना अच्छा कैंपस है आप लोगों का, यू मस्ट रनिंग करो और योगा कर सकते हो। फिज़िकल फिटनेस ज़रूरी है बिकॉज नॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर इमोशनल फिटनेस ऑल्सो। बट ये जो आपका अभी एज है ना, नेक्स्ट 5-6 ईयर्स, ये थोड़ा वेट पुट ऑन टाइम होता है सच में। मतलब इनफैक्ट माई कलीग्स ऑल्सो, कॉलेज और आज में देख लेंगे ना, देयर इज़ डिफरेंस। तो ये आपको मेंटेन रखना चाहिए बिकॉज आपसे आगे ईयर्स में ना बढ़ता चला जाएगा। एंड नॉट फॉर इमीडिएट एग्ज़ाम पर्पस, लॉन्ग टर्म भी हमारे इंडियंस को ना काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते। तो अभी से ही हमको ऐसे फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। आधे घंटे की आदत डाल लेंगे, इट विल ऑलवेज रीप अस बेनिफिट्स। आज नहीं, अगले 40-50 साल थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन है कि यूपीएससी में जो अपन मेंस टेस्ट सीरीज़ होती है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मैम वो प्रीलिम से बाद में करनी चाहिए या फिर उससे पहले ही कर लेनी चाहिए? आई थिंक पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव बल्कि पहले ही चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बस 2-3 महीने का ही समय होता है, वो बहुत कम है। और टेस्ट सीरीज़ मतलब अलग अलग रूप से आप कर सकते हो, ना कि आप एवरी संडे वाली। कुछ आजकल चलता है वो डेली आंसर राइटिंग, वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप रोज़ 1 क्वेश्चन या रोज़ 5 क्वेश्चन लिखने की भी आदत डालोगे ना, कितना समय लेगा? रोज़ 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट 10 मिनट्स, या चलो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स लग रहे होंगे। तो अगर आप रोज़ 15 मिनट भी डाल लोगे तो आप साल भर, अभी आप लोगों को जैसे टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। बिल्कुल करना चाहिए। रोज़ 1 क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब यहाँ तो आपके जैसे टेस्ट सीरीज़ चली रही होंगी ऐसे, लेकिन ऐसे फोकस्ड ग्रुप भी होते हैं। अदरवाइज़ जब आप बाद में भी कभी एक्सप्लोर करो तो ऐसे बच्चे आपस में बना लेते हैं। आप लोग भी आपस में बना सकते हो कि हमने ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस उठा लिए और हम लोग सब कोई ग्रुप मिलके रोज़ 1-1 क्वेश्चन करेगा, सब आपस में एक दूसरे को चेक करने को दे सकते हो। तो ऐसे डेली आंसर राइटिंग आप आपस में ही चालू करो। डेली आंसर राइटिंग फोकस्ड ग्रुप बनाओ, सब लोग 5-6 एक दूसरे की कॉपी चेक करो
और रोज़ एक क्वेश्चन लिखो, 3rd ईयर में तो पक्का लिखो। नमस्कार मैम, आई एम अक्षिता। मेरा आपसे क्वेश्चन स्टडी पर्पस से ना हो कि सोसाइटी पर्पस से है। एज ए सिविल सर्वेंट वो चाहता है कि सोसाइटी में उनकी थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज लेके आए और उनके लिए कुछ करे। तो आपकी जो पोस्ट है वो रेलवे डिपार्टमेंट से है, देन वहाँ से सोसाइटी के लिए उनकी थॉट प्रोसेस चेंज करना या कुछ चेंज लेके आना, उसके लिए क्या प्लानिंग आपकी? So railway is an organization is very big now. इसका स्केल इतना बड़ा है कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतने लोग भारत में रेलवे में रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इतना तो लोग रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। अब इनके लिए आप जितनी हम जो सुविधाएं क्रिएट कर सकते हैं ये सब इस सर्विस के अंदर आता है। और नॉट जस्ट सुविधाएं क्रिएट करना, मतलब आज की तारीख में एयरप्लेन ट्रैवल तो बहुत ही कुछ एलिट लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। बाय रोड जाना भी डिपेंड करता है कि उसकी कनेक्टिविटी, वहाँ बसें चल रही हो नहीं चल रही हो, ट्रेनें हर जगह चलती हैं। तो ट्रेन तो उन लोगों को ट्रैवल करा पाता है जहाँ पे आपको पैसा इज़ नॉट अ बैरियर ट्रैवल करने के लिए। काफ़ी लोग ट्रेन से अपने बेसिक्स हॉस्पिटल वाली सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। और ना केवल खुद का ट्रांसपोर्ट करना, हमारा जो पूरा जो पुअर पीपल, जो पीपल बिलो द पावर्टी लाइन है, जो जिनको हम सब्सिडाइज्ड राशन प्रोवाइड करते हैं, आजकल फ्री राशन जो हम दे रहे हैं, वो सब जो फूड है वो सब हमारे उन स्टेट्स से जहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो सब ट्रेन्स के थ्रू आता है। तो यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो हमारी सर्विस देखती है। तो इनका ऐसे बहुत सोशल मतलब दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन सोशल पर्पस एंड फॉर हेल्पिंग द सोसाइटी। एंड देन उसके अलावा आप ये सोचो कि इफ़ फॉर अ मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर सबके लिए रेलवे इज़ अ मीन्स टू ट्रैवल, तो इसमें हम अगर हम लोगों के डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सके तो कितना अच्छा होगा। आप सोचो अगर हम विमेन को विमेन स्पेसिफिक सेवाएं दे सकें रेलवे के अंदर। आज हम जनरल के डब्बे में अगर देखें तो महिलाएं कहीं दबी कुचली मिलती हैं, उनके लिए आप कुछ सोच सको। अगर प्रेग्नेंट विमेन के लिए क्या हमारे ट्रेन्स में आज के समय में कुछ स्पेशल चीज़ है? नहीं। लेकिन अभी आने वाले जो नए ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दिल्ली मेरठ का RRTS बन रहा है, उसमें बेबीज़ को एकदम यंग इन्फेंट बेबीज़ के लिए इस तरह से ध्यान रखता हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है नैपीज़ वगैरह बदलने के लिए। फिर इसके अलावा आप सोचो डिसेबल्ड सेक्शन, हमारे यहाँ जो स्पेशली एबल्ड पीपल, उन लोगों के लिए कितना कुछ करा जा सकता है कन्वीनियंट बनाने के लिए, जर्नी वाला चीज़ वो सब आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तो इनफैक्ट मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि एक मेरी सीनियर हमारी सीनियर है रेलवे की, उनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है। यंगेस्ट सिविल सर्वेंट है वो काफ़ी, उनको प्रेसिडेंट मेडल फॉर अति विशिष्ट सेवा मिला है। उनका स्पेशली ये प्रोजेक्ट था दिव्यांगजन के लिए स्टेशन में और अच्छी सुविधाएं बनाना। तो इस तरह से एवेन्यूज़ बहुत हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आज के टाइम पे रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर होने की वजह से लॉस में जा रहा है क्या? सो यस, मतलब बहुत ज़्यादा इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट, बट है ना, सरकार का काम प्रॉफिट करना है ही नहीं, वो तो बिजनेसेस का काम है प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का काम तो होता है पब्लिक के लिए काम करना। रेलवे में भी कुछ समस्या है, जैसे हम वो पढ़ते हैं ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग लॉस है। बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि रेलवे में 100 रुपये कमाने के लिए शायद लगभग 99 रुपीज़ खर्च करना पड़ता है। इस तरह का रेशियो है। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने का बिल्कुल पोटेंशियल है, बट प्रॉफिट इज़ नॉट एन एजेंडा ऑफ रेलवेज। वी आर गवर्नमेंट का एंटिटी ना। एंड इनफैक्ट मैं कभी किताब पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि ब्रिटिश के टाइम से ही जब यू नो राइट कि ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड रेलवे, तो बीच में उन्होंने इस तरह से किया था कि थोड़ा प्राइवेट में बांट के कुछ कुछ ऑपरेशंस को, तो वो बहुत इट वाज काउंटर प्रोडक्टिव।
तो वापस से पूरा नेशनलाइज किया गया। तो जब कोई चीज़ इतने बड़े स्केल पे एक्ट करती है, तो अगर उसको एक सिंगल एंटिटी गवर्नमेंट चलाए जिसका एजेंडा प्रॉफिट नहीं है, जिसका एजेंडा है टू सर्व पीपल, तो वो बढ़िया चल पाती है। बट हाँ, देयर इज स्कोप फॉर एफिशिएंसी सर्टेनली। Ma'am, my question is, what is the role of dressing in UPSC interview? ड्रेसिंग का रोल इम्पॉर्टेंट तो है ही, बिकॉज आपकी जो ड्रेसिंग होती है दैट गिव्स फर्स्ट इम्प्रेशन टू पीपल, बट हियर ड्रेसिंग इज़ वेरी पर्टिकुलर। आपको ऐसे डायरेक्टिव दिया जाता है कि आपको फॉर्मल ड्रेस होकर आना है। तो ऑफकोर्स अगर आप ऐसे प्रेजेंटेबल तो दिखना ही चाहिए, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट ओपिनियन जो कोई बनाता है ना। अगर आप फॉर्मली ड्रेस नहीं हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के ड्रेस नहीं हो, तो ऑफकोर्स एक हल्का सा निगेटिव तो एटीट्यूड बन जाता है देख के। ऑफकोर्स किसी की ड्रेसिंग किसी का स्वभाव नहीं दर्शाती। वो हम चाहते हैं वो हमें सिविल सर्वेंट के रूप में देख पाएँ, तो इसलिए हम फॉर्मल ड्रेस्ड करते हैं, और इस तरह का प्रेजेंटेशन की कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन ना पड़े, बस इतना सा है रोल। गुड आफ्टरनून मैम। मैम माय क्वेश्चन इज, यूपीएससी के पेपर में एनसीईआरटी का रोल अधिक होता है बजाय कॉम्पिटिटिव बुक्स के जैसे लक्ष्मीकांत या इंस्पेक्ट्रम्स का। एनसीईआरटी यार बेस बनाता है। जैसे मुझे तो ऐसा लगता है, जब मैं कोई भी कुछ पढ़ती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे कंपेटिटिव बुक्स फीड करती हैं कि ये लो बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ो। तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से किसी चीज़ की ऐसे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है ना, क्योंकि वो बस आपको नोट्स बताते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। बट कुछ किताबें जो केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी, जैसे कुछ किताबें जो ऐसे शौक़ के लिए जो बनाई जाती हैं पढ़ने के लिए, वो आपको किसी चीज़ को होलिस्टिकली समझाना चाहती हैं पूरी तरीके से, इसलिए नहीं कि बस कोई एग्ज़ाम निकाल लो। तो एनसीईआरटी वो चीज़ है, और एनसीईआरटी आपको होलिस्टिकली कुछ समझाना चाहती है, आसान भाषा में, कम शब्दों में। अच्छे थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, कुछ बहुत लेंदी नहीं होता, इसीलिए एनसीईआरटी इज़ ए स्टार्टिंग मटेरियल इज़ रिकमेंडेड। ये आप आसान भाषा में समझ जाओ कि चीज़ क्या है होलिस्टिकली। अगर एक बार हम वो समझ गए, फिर हम कंपेटिटिव बुक से वो नाउ वी आर रेडी टू गेट फेड। तो अब हम वो ले सकते हैं कंपेटिटिव बुक से कि अब हमें पढ़ा दो, हम समझ जाएंगे कि क्या है। बट एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फर्स्ट एंट्री। मैंने जब मैंने डिसाइड कर लिया था जॉब छोड़ना है, और मैंने अपना नोटिस दिया उसमें, तो ऐसे सीनियर्स से बात करी जो एस्पिरेंट्स थे, उन लोगों ने बताया कि एनसीईआरटी वहीं पढ़ना चालू कर दो, पढ़ के देखो, अच्छा लग रहा है तो ही डिसाइड करना। तो मैंने वहीं पे आके ऐसे ज्योग्राफी की बुक खरीदी और पढ़ना चालू किया था, तो अच्छा लग रहा था। एनसीईआरटी सबकी शुरुआती जर्नी होती है। Good afternoon, ma'am. I want to ask you that what was the role of your parents, family, and friends while you were preparing for UPSC exams? Very important role. Parents, family, and friends. Parents मल्टी लेवल पे सपोर्ट कर पाते हैं। पेरेंट्स का ड्रीम होता है अपने बच्चों को ये वाला करियर में देखना, तो वो तो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। मोस्ट ऑफन देन नॉट पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि हाँ आप IAS IPS बनो बढ़िया, तो वो खुश रहते हैं ना ये सुन के, तो वो सपोर्ट तो करते हैं। फिर पेरेंट्स का अब जैसे मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज मैं अब जॉब छोड़कर आ गई हूँ, तो मुझे उनसे अलग अलग सपोर्ट चाहिए। इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए कि आप पहले तो इसके लिए राज़ी रहें कि मैं ये करना चाहती हूँ। फिर दूसरा, आप मुझे थोड़ा फिनेंशियली भी अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत सेविंग हुई है, बट अगर कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लगे पता नहीं, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स ऐसे फिनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं हमको, हमेशा से ही करते आते हैं। तो और ऊपर से पेरेंट्स इतना, स्पेशली मदर्स, वो कितना ज़्यादा हमारे खाने पीने का ध्यान रखती हैं। इसमें पढ़ाई करते हुए नींद आती है, तो मेंस के पहले तो कभी कभी मैंने मम्मी से ऐसा 3-4 बार बोला है कि प्लीज़ चाय पिला दो, फिर से नींद आ रही है, थोड़ी एक चाय और मार लेते हैं, शायद नींद उड़ जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके से हर दिन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। बड़े तरीके से तो करते ही हैं, फिनेंशियली, इमोशनली हमको। और फैमिली भी खुश रहती है। फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली चाहती है कि घर से कोई बढ़िया निकल जाए,
तो पॉजिटिव रोल उनका भी होता है। फ्रेंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का जो साथ में पढ़ता था। बेसिकली ऐसे कॉलेज के फ्रेंड्स तो सब अलग अलग जगह चले जाते थे, आप लोग तो सब एक ही टारगेट के लिए भी कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स हमारा एक ग्रुप था जो कि एस्पिरेंट थे सब, तो हम लोग सब साथ में तैयारी कर सकते थे, इन द सेंस कि हम डिस्कस करते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा था फ्रेंड्स वाला भी, तो फ्रेंड्स का भी अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। थैंक यू मैम। माई सेल्फ अनीता कुमावत। मैम जैसे कि सी सेट एक कॉम्प्लिकेटेड पेपर बनता जा रहा है धीरे धीरे, और ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो मैम क्या इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें कंप्लीट सिलेबस कवर करना ज़रूरी है? सी सेट का सिलेबस, हाँ बिल्कुल उसको करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो रहा है तो उसको प्रिपरेशन तो करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन से ज़रूर हमें परख लेना चाहिए कि किस तरह के सवाल आते हैं, तो सिलेबस को PYQs के साथ रख के बिल्कुल तैयारी करनी है। सी सेट की पहले से ही करनी है, ये नहीं कि जब प्रीलिम्स पास आ रहा है, करनी चाहिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ शुभम स्वामी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसे बताया कि आपने सितंबर में तैयारी शुरू की और मई तक आपने तैयारी की, तो आपने इन 7 से 8 महीनों में तैयारी की और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो इस दौरान आपकी एक्यूरेट स्ट्रेटजी क्या रही? एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली मैंने सितंबर से शुरू करी। अभी मुझे पता था कि मई में इतना ही कम समय है, कि ऐसे मेरे पास वो मई से सितंबर वाला तो नहीं रहा, तो कुछ तो मैंने डिसीजंस लिए इस हिसाब से। जैसे मैंने GS की कोचिंग उस समय नहीं लगाई, ये सोच के कि कोचिंग जाऊंगी तो 5-6 घंटे उसमें जाएंगे, तो बेटर है कि खुद पढ़ लेते हैं, ये सोच के मैंने GS की कोचिंग नहीं लगाई। और फिर वो वाले डिसीजंस भी रहे कि अब ऐसा नहीं है मैं मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ पाऊँगी, तो एक ही चीज़ का अच्छे से पढ़ें कि बार उतना समय नहीं बचा है। पर फिर क्या हुआ कि इसी साल मार्च में, सितंबर से मार्च में कोविड की शुरुआत होती है, तो ये जो मई में पेपर होना था ये आगे बढ़ाया गया अक्टूबर। लेकिन इसका पता कब चला? अप्रैल या मई में, जब फर्स्ट वेव थी कोविड की। तो एक मेरा ये लॉस रहा कि मैं सिस्टमैटिकली एक साल नहीं यूज़ कर पाई, कि मैंने अराउंड मार्च में जब मैंने प्रीलिम्स की बहुत तेज ऐसे तैयारी चालू कर दी थी, अब 2 महीने ही बचा है, फिर जब आगे बढ़ गया तो अब ये सोचने की दुविधा कि अब मेंस की पढ़ाई करें कि प्रीलिम्स की करें, तो फिर से मेंस के लिए उठाई। तो इस तरह से एक अनसिस्टमैटिक हुआ मेरे साथ। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि 7 मंथ्स की कोई मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी। मेरे को समय मिला ज़रूर, पर थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक सा मिला। बट वही जो सब करते हैं वही करना चाहिए। साल भर का कुछ टाइमलाइन अपना बनाओ, कितने टाइम क्या सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, और प्रीलिम्स जब पास आ रहा है तो प्रीलिम्स करना पड़ता है। नमस्ते मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमारे पास बहुत अधिक कंटेंट हो जाता है, तो उस कंटेंट में हम ऐसा मतलब अच्छा कंटेंट किस प्रकार समझे जिससे हमारी आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दिखाई दे? तो इसमें ना ऐसा करना चाहिए कि ना UPSC में जैसे मान लो आपको 10 नंबर के लिए 2 पेज मिले, 15 के लिए 3 पेज मिले, लेकिन 15 में कुछ 2 पार्ट्स हो जाते हैं क्वेश्चन के। 10 नंबर में एक ही पूछा जाएगा, 15 में क्वेश्चन के 2 पार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट है ना, तो आप वो सब लिखो, लेकिन एक लाइन में, उसके 2-3 लाइन मत लिखो, वरना आप सारा कंटेंट नहीं लिख पाओगे। अगर आप सबकी 1 लाइन लिखोगे तो आप सारा कंटेंट ब्रीफली लिख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऐसे स्टार्टिंग में करते थे ना, तो एक ही पॉइंट को बड़ा लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आदत होती है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखने की। तो 3 लाइन लग गई, तो टोटल 4-5 पॉइंट्स ही लिख पाए। फिर देखा कि टॉपर जिनको ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उनको कैसे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स नहीं 10 पॉइंट लिख रहे हैं। तो जो तुम्हारे पास ज़्यादा कंटेंट है ना, उसको लिखो सबको, बट एक लाइन लिखनी है। ये भी अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, वहाँ बैठ के सोचना होगा कि मुझे 3 लाइन नहीं लिखनी। जैसे कल मैं कुछ तुम्हारे कॉपीज़ पढ़ रही थी, वो टेक्सटाइल सेक्टर का कुछ तो क्वेश्चन था, तो रॉ मटेरियल की कमी होने के कारण कुछ ऐसे 3 लाइन लिखी हुई थी। इसको 1 लाइन में क्या, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। और डेटा लिखना है तो ऐसे इंडिया हैज़ 2.this% ऑफ GDP, दिस, ऐसे नहीं बस ब्रैकेट पे लिख दिया this% GDP। तो हमें इसे शॉर्ट में लिखना आना चाहिए, ये समझना है। आपको यही क्वेश्चन था?
हाँ, तो हमें अपने कंटेंट को, ज़्यादा कंटेंट को लिखना है बट कम शब्दों में, तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. Thank you, ma'am, for providing us your precious time and for clearing all our doubts. Hopefully, they will be beneficial for us in our future. Thank you, ma'am.